नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा और उससे जुड़ी खबरें। लंबे समय से बरेली सीट बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। यह सीट हमेशा से बीजेपी के लिए मजबूत किला रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने 1989 से लगातार 8 बार चुनाव जीता है, लेकिन इस बार उन्हें टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। इस बार बीजेपी की तरफ से नए प्रत्याशी पर दांव खेला गया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी को उम्मीदवार बदलने से कोई फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। 7 मई को बरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुल 10 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। बरेली लंबे समय से बीजेपी का मजबूत किला रहा है। बरेली से पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने 1989 से 8 बार चुनाव जीता, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। बरेली में मुद्दों की कमी बिल्कुल नहीं है। मूलभूत समस्याओं से घिरा ये शहर सबसे ज्यादा ट्रैफिक समस्या से परेशान है। जाम की समस्या जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से पुलाड़ा पीर से लेकर के कुतुब खाने तक, जिला अस्पताल तक जाम ही जाम है। जाम की वजह से पहले इतनी चौड़ी बना दी है सरकार ने, उसके बाद कारें खड़ी हो रही है, स्कूटर खड़े हो रहे हैं, रिक्शे निकलने वाले परेशानी है। कृपया जाम की समस्या से समाधान हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। कि यहाँ पे अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करिए कि यहाँ पर पुल बनाई है। बहुत जनता परेशान थी, उस परेशानी की वजह से उसका हल रिजल्ट कोई नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ जनता बहुत परेशान हो गई है। पुल की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं थी, मिसमैनेजमेंट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सही मिसमैनेजमेंट होता तो पुल की ज़रूरत ही नहीं थी। जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और भी कई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई देखिए यहाँ पे मेन चौराहा बरेली का ही है, यहाँ पर कोई देख रहे नहीं, कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। 1 घंटे बाद आप ही परेशान हो जाएंगे, यहाँ पर आप निकल नहीं पाएंगे, इतनी बुरी कंडीशन है। कुछ वोटरों का कहना है कि सड़क, बुनियादी ढांचे का विकास और सीवर के मामले में अच्छा काम हुआ है। इस वजह से चुनावों में इस बार ये भी अहम मुद्दे रहेंगे। इसके ऊपर आदमी ज्यादा जाएगा। जैसे नाथ कॉरिडोर बन रहा है, चारों धाम के नाथ बनाया जा रहा है, उनके रोड बहुत अच्छे हैं। आप जाके गली सड़कों में जाके देखिए, रोड अच्छे हैं। और क्या चाहिए पब्लिक के लिए? नई सीवर लाइन पड़ी है हमारी यहाँ, पहले चौक हो जाती थी, अब चौक नहीं होती है। यही मुद्दा है, बस विकास का मुद्दा। बरेली लोकसभा क्षेत्र में 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि इस बार वे उन मुद्दों पर वोट करेंगे जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं। बीजेपी सरकार के कामकाज पर मुस्लिम वोटरों की राय बटी नजर आई। मैं तो फुल बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, क्योंकि पहले इतनी वुमेन्स की नहीं सुनी जाती थी जितनी बीजेपी की सुनी जा रही है बीजेपी सरकार में। और इसमें ही हमें आगे भी इसी को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में 3 तलाक का मुद्दा भी था, जो कि अब बहुत कम हो गया है। मेरे भी कुछ इश्यूज हैं और मैं चाहती हूँ कि योगी जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे उस इन इश्यूज को सॉल्व करवाएं और वुमेन्स की ऐसी ही सुनी जाए। इसलिए मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ। पुलिस जो कर रही है वो हिंदू के मतलब एक तरफ का पक्षपात कर रही है कि मतलब मुस्लिम को मतलब नहीं सुनी जा रही है और हिंदू की सुनी जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर हिंदू करता है तो हिंदू को वही सज़ा मिलना चाहिए और मुस्लिम करता है तो मुस्लिम को वही सज़ा करना चाहिए। धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो मतलब उसके भांति ही सारे काम होना चाहिए। मैं आम चुनावों के लिए बीजेपी ने इस बार बरेली जिले की बहेड़ी सीट से पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन से है, जो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनावी अखाड़े में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है।
लेकिन इन सबसे परे गढ़वाल की जनता ने इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी बताया है। गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीटें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीट हैं। इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने मंगलवार को नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि वे चुनाव में जिले से पलायन रोकने और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेकर नामांकन भरा है और इस विषय को कि गढ़वाल में विकास की नई चीज़ें करनी है, गढ़वाल के विकास के लिए नया अध्याय लिखना है और जिस तरीके से गढ़वाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्थानों का कैसे विकास हो, पलायन कैसे रुके और अन्य जो गंभीर विषय उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 में उत्तराखंड के श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि उनके लिए बेरोजगारी और नाइंसाफी मुख्य मुद्दे हैं। चुनाव में पार्टी इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से सरकारों में बैठे हुए लोगों ने, मंत्रियों ने नौकरियों को बेचने का कारोबार अपने ऑफिसों और घरों से प्रारंभ किया, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी ने हाकम सिंह पैदा किए, पेपर लीक कराए और आम बेरोजगार को लूटा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटरों का कहना है कि गढ़वाल सीट पर सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वे कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई लोगों ने कहा कि गढ़वाल में अस्पताल होना बेहद जरूरी है। दूसरे मुख्य मुद्दे अच्छे स्कूल और यातायात के साधन हैं। क्या किया इन्होंने पौड़ी के लिए? कुछ नहीं किया। पौड़ी की सड़कें देखो आप, श्रीनगर रोड अभी चले जाओ, जहाँ पे पिक्चर हॉल तक रोड कितने गड्ढे हैं पौड़ी रोड पे। जब एक खुद का पौड़ी का विकास नहीं कर पा रहे हैं, रोडों में विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्या विकास करेंगे ये पौड़ी का? पौड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है, यहाँ विकास कुछ भी नहीं है। पौड़ी नीचे हमारा गांव है, वहाँ बिया तले अंधेरा है। हमारे गांव में तो कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। बाकी क्या है, यही है। पौड़ी में न तो हॉस्पिटल है, न तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए गाड़ी है, न हम लोगों के लिए आने के लिए गाड़ी है। हम लोगों की बेइज्जती होती है स्टेशन में, जब हम यहाँ पर आते हैं हमें गाड़ी में नहीं बैठने दे जा रहा। या तो हमको गाड़ी दो, हमारे बच्चों को स्कूल आने के लिए गाड़ी लगाओ, और हॉस्पिटल पहले चाहिए, डॉक्टर पहले चाहिए हमको। हम बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? हम लोगों को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। लोगों ने नेताओं पर सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत थी कि चुने जाने के बाद नेता नहीं दिखते। वोट के लिए सब आ जाएंगे। और सबसे बात क्या है, हमारे सिरकोटे रोड के हमारे कब से 2017 से हमारे वो जा रखे। विधायक हमारे गाँव का, मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का, सब हमारे उत्तराखंड के। हमारे रोड के हालात इतने बूढ़ी बूढ़ी, हम 4 पहिए में लाते हैं नीचे उनको। और हालात देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई उत्तराखंड नहीं बदलेगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो चुनावी अखाड़ा में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बुलढाणा से 3 बार के सांसद प्रताप राव जाधव को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से नरेंद्र खेडेकर चुनाव मैदान में है, जिसके बाद बुलढाणा सीट पर चुनावी मुकाबला अब रोचक होता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के बुलढाणा से 3 बार के सांसद प्रताप राव जाधव को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से नरेंद्र खेडेकर चुनाव लड़ रहे हैं।
बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन साथी अजीत पवार गुट वाली एनसीपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा है। प्रतापराव जाधव को बुल्ढाना से अपनी लगातार चौथी जीत का भरोसा है। उनका दावा है कि उन्होंने 5 सालों में विकास के बहुत सारे काम कराए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पक्ष एनडीए की सरकार आई तो 10 साल में हजारों करोड़ रुपए के काम अपने बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुए और विकास के काम इतने हैं बताने के बजाय लोगों को देख रहे हैं कि 2014 के पहले बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक ही नेशनल हाईवे था, जो नेशनल हाईवे 6 नंबर, और उसकी भी हालत इतनी खराब थी और उसके मेंटेनेंस को भी पैसा नहीं मिलता था, रोज एक्सीडेंट होते थे। लेकिन 2014 के बाद में नए 15 रोड को हमने नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया। शिवसेना के शिंदे गुट का कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि असली शिवसेना शिंदे गुट वाली ही है। नहीं, ये तो हमारी निष्ठावंत शिवसेना है। बोले तो बाळासाहेबांच्या विचार की ये शिवसेना हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। और वो जो दूसरी शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की है, वो यहाँ पे कांग्रेस की हो गई है। वहाँ पे उम्मीदवार ही उनका कांग्रेस का है, तो वो शिवसेना नहीं है, कांग्रेस की सेना है वो। अभी इस टाइम में 21 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं और चुनाव में खड़े होने के बाद में अभी 2 ही नाम है, एक हकदार प्रतापराव जाधव और उद्धव गट के नरेंद्र खेड़ेकर। लेकिन नरेंद्र खेड़ेकर अभी साधारण मतदार तक पहुंचे नहीं है और प्रतापराव जो भी है वो उनकी जो प्रचार की आगाड़ी है, जो लोग चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं, तो उनका नाम अभी जोर से चालू है। जो ऊपर से लेके जो नीचे तक जो गांव तक खासदार साहब का पूरा कनेक्ट पूरा है। और इसमें ऐसा है कि कोई लड़त नहीं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, भाजपा, शिंदेगढ़, ये सब एक है। महायुति के खासदार प्रतापराव जाधव साहब, यहाँ पे यही माहौल है और ये बहुत मतों से, ये बोले तो सुनामी है। लोग बोलते कि ये हवा है, तो एक ही सुनामी है, ये महायुति की सुनामी है। और खासदार प्रतापराव जाधव साहब ये विदर्भ में ये 1 नंबर की सीट चुन के आएंगी। हालांकि नरेंद्र खेड़ेकर बीजेपी गठबंधन को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। खेड़ेकर ने मौजूदा सांसद पर विकास कामों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से इलाके में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। हमारे सांसद 15 सालों में हमारे यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था बराबर नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है। ये एक उद्योग ऐसा नहीं लाया है कि जिसमें 2-3 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है, जीजा माता जन्मस्थान जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आजोड़ है, तो वहाँ का विकास भी बहुत धीमी गति से 453 करोड़ की एक योजना मंजूर हुई है, विकास आराखड़ा, लेकिन एक पैसा भी मुझे नहीं मिला। और फिर हमारा नंबर सुसाइड में, आत्महत्याओं में सबसे पहला आता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बच्चों को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। जो खेती है बाप दादाओं से आ रही है, 2-3-4 किलो एकड़ के टुकड़े बन गए, उसका कुछ भाव मिलता नहीं, तो वो बेचारा करेगा क्या। युवा वोटरों का कहना है कि शिवसेना की गुटबाजी की वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इनके झगड़ों के चक्कर में यूथ की बहुत नुकसान हो रहा और बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। मेरा कहना ऐसा है कि आपसी झगड़े छोड़ो, जरा यूथ पे ध्यान दो। जो अभी भारत में यूथ जो बेरोजगार हो जाए, उसकी वजह से आर्थिक भारत के नुकसान बहुत हो रहा। अपने कुर्सी की थोड़ा लालच छोड़ो और थोड़ा यूथ पे और स्टूडेंट्स पे ध्यान दो। अभी मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है। अब अगर से मुद्दा लिया जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का, अपने पहले बुल्ढाना एक तालुका था, बुल्ढाना एक ब्रांच थी, पर अभी सरकारी हॉस्पिटल में अगर से कोई पेशेंट जाता है, किसका एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो वो लोग औरंगाबाद या अकोला रेफर करते हैं। तो यहाँ पे सुविधा क्यों नहीं है? अगर से तुम लोग का ये बुल्ढाना तालुके में कुछ करना है, विकास अगर से करना है, तो बुल्ढाना तालुके के अंदर कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए। अगर से सरकारी दवाखाने में तुम लोग अगर से फैसिलिटी लाते तो आम आदमियों को औरंगाबाद या अकोला जाने की जरूरत नहीं है। बुल्ढाना में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने महाराष्ट्र में कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
उनमें से 23 पर कमल खिला था। अविभाजित शिवसेना ने जिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 18 पर जीत हासिल की, जबकि अविभाजित एनसीपी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी। उसने 19 पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगले रिपोर्ट की। एक तरफ लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला बुंदेलखंड रीजन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है, जहां पर बेरोजगारी और कृषि विकास की कमी प्रमुख मुद्दा है। जनता ने शामिल होकर इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया है और अपने प्रतिनिधियों से मांगे भी करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला बुंदेलखंड रीजन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। इस रीजन में बांदा, जालौन और महोबा सहित उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिले शामिल हैं। पानी की भारी कमी ने यहाँ खेती को बर्बाद कर दिया है। कमाई के दूसरे विकल्प नहीं होने की वजह से इलाके के गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। इस इलाके के लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं। सबसे ज्यादा अगर गरीबी इस देश के अंदर है तो बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जहां बेइंतहा गरीबी है। बेइंतहा गरीबी होने की वजह यह है कि आज बुंदेलखंड इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी आज भी किसी भी तरीके से रोजगार का किसी तरीके से कोई भी इंतजाम सरकार द्वारा नहीं कराई गई है, चाहे वो जिसकी भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही हो या केंद्र में रही हो। बुंदेलखंड में खास करके महोबा और भी ज्यादा गरीब जिला है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है और बुंदेलखंड में महोबा जनपद सबसे पिछड़ा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से पलायन बड़ी आबादी का ना हुआ हो। बुंदेलखंड के लोग चाहते हैं कि राजनेता उनकी समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों को भी उठाएं। बाहर रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, मतलब गाँव छोड़ के गुजरात में रहते हैं बच्चे सही। यहाँ जो है कोई पालन पोषण हो नहीं पाता है, यहाँ गुजारा है नहीं है, वहीं अपना कमाते खाते हैं। ये समस्या है कि खेती बाड़ी कम है हमारे पास, तो अपना चले जाते हैं काका से गुजरात की तरफ, वहीं कमाते खाते हैं, परिवार चलाते हैं। और मतलब अगर यहाँ कोई धंधा फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए तो क्यों जाए हम बाहर। कई ऐसे वोटर हैं जो राज्य और केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन को यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बस अगर चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो 2 मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी और यहाँ से लोगों का पलायन। तो गांव के लोग हैं वो बाहर बड़े शहरों में जा रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों को रोजगार प्रदान कराएगा। भाजपा जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से पक्षी लोगों के पास तो मुद्दे नहीं बचे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर बहुत मुद्दे हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड के महोबा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के किसान अपनी फसल ना करके, चूँकि पानी की प्रॉब्लम है, लोग उस हिसाब से अपने खेतों में खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, उससे और जल्दी यहाँ से पलायन हो रहा है। यहाँ लोगों में निराशा साफ झलकती है, क्योंकि इलाके में औद्योगिक विकास की कमी के कारण इनकी नौकरियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं। केवल पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पेपर भी होते हैं, फॉर्म डाले जाते हैं, उनमें बहुत से अधिक पैसे लगते हैं। उन पैसों को कमाने के लिए रोज़गार ज़रूरी है, तो रोज़गार ज़रूरी है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा होता ही नहीं। मुद्दा किसी और चीज़ से शुरू होता है और किसी और चीज़ पे ख़त्म हो जाता है। शुरुआत होती है शिक्षा और बेरोजगारी से, और जाके जात पात पे और
इस पे वोटिंग शुरू हो जाती है और ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मुद्दा होता शिक्षा और बेरोजगारी, तो अभी तक हमें तो किसी इलेक्शन में लगा नहीं कि इसमें कोई मुद्दा हो। एक तो शिक्षा का मुद्दा है, जिसमें कि शिक्षा की बेरोजगारी बहुत है और कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की। यहाँ अच्छी तरह जो है शिक्षा हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के विषय में ज़्यादा ध्यान दे। और दूसरा मुद्दा है आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहाँ पे लोगों के काम की जो है कमी है, मतलब लोग जाते नहीं हैं। जब काम नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया बंद है, तो कोई जाता नहीं है। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। इसमें कम पैदावार से लेकर आवारा पशुओं से उनकी फसल को होने वाला नुकसान शामिल है। समस्या ये है कि जानवर लगते हैं, अन्ना जानवर खेतों में चर जाते हैं और रात रात भर तेके परेशान रहते हैं। इसका कोई गौशाला है जो ऐसे है, गौशाला में नहीं बंद किए जाते हैं, बंद करते हैं, भाग आते हैं गोरू। नंबर 1 तो बेरोजगारी, नंबर 2 किसानों की समस्या। क्या समस्या है? बीजेपी सरकार लगातार 10 साल से वादा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनको आर्थिक समृद्धि ला देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक नाकामयाब रही। बेरोजगारी स्थिति तो आप तो आंकड़ों के हिसाब से समझ जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हाल में देख लीजिएगा, 60,000 वैकेंसियों में 80 लाख फार्म भरे गए। लोगों का हाल क्या है, वो अलग है लोग जो अभी तक फार्म नहीं भर पाए। कई और मुद्दे जैसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम जालौन के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमारे लोकसभा क्षेत्र उरई जालौन, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है खस्ता हाल सड़कें, दूसरा है अन्ना पशु, तीसरा अपने यहाँ बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो हम लोग यही सोच के मतदान करना चाहेंगे इस बार कि आम जनमानस को सहूलियत रहे, सरकार इस हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बनाए, काम करे। मुख्य बातें यही हैं। शहर के अंदर जाम की समस्या बहुत है। उरई शहर में एक तो जो गली हैं, रास्ते हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। आए दिन जाम लगता है, जगह जगह जाम लगता है, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं डिवाइडरों की वजह से। जो जनरल जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ई रिक्शे की इतनी भरमार हो रखी है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, मोटरसाइकिल चलने वालों को, पैदल चलने वालों को। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जल जीवन मिशन के तहत इस इलाके में पीने के पानी का संकट कुछ कम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी, विकास की कमी से जुड़े मुद्दे वोटरों की चिंता बने हुए हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने की संभावना है। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।